नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मलदैया स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर से निकाली गई भव्य पालकी शोभा यात्रा। बरेका में बनी सड़क 4 दिन में उखड़ी, सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। बड़ी पियरी स्थित श्री काल भैरव मंदिर के वार्षिकोत्सव पर बाबा का हुआ श्रृंगार। और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा विशाल गोष्ठी का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मलदैया स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर से बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मलदैया स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर का 2 दिवसीय 12वां स्थापना दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल बाबा का कांकड़ आरती व पंचामृत से स्नान कराया गया। बाबा को मनमोहक फूलों से युक्त हार अर्पित किया गया। इसके बाद बाबा की आरती की गई। पूरे मंदिर परिसर को सुंदर फूलों से सजाया गया। वहीं साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा मलदैया स्थित मंदिर परिसर से निकाली गई, जो तेलियाबाग, जगतगंज, लोहराबीर होते हुए पुनः मंदिर परिसर में आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के मार्ग में विभिन्न जगहों पर बाबा की आरती की गई व शहनाई की मंगल ध्वनि के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। यात्रा के मंदिर परिसर पर पहुंचने पर आरती की गई एवं बाबा का प्रिय भोजन खिचड़ी का प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रजनीश कन्नौजिया ने की एवं कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, रामभजन अग्रहरी, जगन्नाथ अग्रहरी, गुलशन कन्नौजिया इत्यादि लोग शामिल रहे। विगत 11 वर्षों की भांति आज हम सब शिरडी साईं बाबा पालकी शोभा यात्रा का 12वां वर्षगांठ मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में नर नारी यहाँ पर, बच्चे, महिलाएं बाबा की धुन पर साईं राम का जाप करते हुए नाचते गाते चल रहे हैं। बड़ा ही हर्ष का माहौल है। अभी ये पालकी यात्रा तेलियाबाग जगतगंज के रास्ते पूरा मंदिर पर पहुंचेगी। शाम को साईं भजन संध्या और विशाल भंडारे का भी आयोजन है। बाबा जिस हिसाब से बताते थे कि समाज के प्रति अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिए, और जो हम लोगों ने कल रक्तदान किया, निश्चित वो समाज को समर्पित रक्तदान किया है। बाबा की प्रेरणा से ही ये सब काम हो रहा है। 4 दिन पहले बरेका की बनी सड़क उखड़ गई, जिस पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। केटीवी के संवाददाता रिंकू श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में यूं तो विकास के नाम पर कई सारी योजनाएं चल रही हैं। जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके, इसकी कवायद जारी है। लेकिन जनता इन योजनाओं से कितनी लाभान्वित होती है, ये कह पाना मुश्किल है। शहरों में आए दिन लोग जाम की समस्या से जूझते हैं। वहीं कई क्षेत्रों में सीवर, सड़क, जल जमाव की समस्याएं बनी रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में कार्य तो होते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता के विषय में कुछ भी कह पाना
मुश्किल होता है। ऐसा ही नजारा बरेका के सेंट जॉन्स स्कूल के समक्ष बनी सड़क पर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि अभी 4 दिन पूर्व यहां सड़क निर्माण हुआ था और अब 4 दिन के अंदर ही सड़क पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। सड़क निर्माण में लगी गिट्टियां बिखरी पड़ी हैं। इस रास्ते से जब वाहन गुजर रहे हैं तो ये गिट्टी छिटक कर लोगों पर लग जा रही है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि इस पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। सड़क की इस दयनीय हालत को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि अभी 4 दिन पूर्व ही ये सड़क बनाई गई है। ये कहा था 80 घाट वाला ब्रिज बना या कोई भेजा? चला 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 जितना धीरे चलबा उतना हिली। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम लोग खड़े हैं बीएलडब्ल्यू मुख्य द्वार के पास सेंट जॉन्स स्कूल के बगल में। अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ 5 दिन पहले बने रोड की हालत। ये रोड 16 तारीख को बनी है रात में और आज जो है 20 तारीख हो रहा है, ये रोड उखड़ गई। 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पूरी रोड उखड़ गई है। गिट्टी ही ऊपर जो है रह गई है। रोड की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि राहगीरों का राह चलना मुश्किल हो गया है। गाड़ियां आ जा रही हैं, जिससे जो है लोगों के चेहरे पे वो गिट्टी उड़ के लग रही है। कार्यदायी संस्थाओं ने जो ये रोड बनाई है, इसकी गुणवत्ता क्या रखी है, इसका मानक पैमाना क्या था, इस पर प्रश्न उठ रहा है। इसके ऊपर सरकार कितना बड़ा एक्शन लेती है, यह देखने योग्य बात होगी। अभी फिलहाल रोड पे चर्चा करें। यह रोड जो है सेंट जॉन्स स्कूल के ठीक सामने बना हुआ है, जिसपे हजारों बच्चे माता पिता के साथ अपने आते जाते हैं और इस पे पैदल चलना दुर्भर है। लोग गाड़ियों से आ जा रहे हैं, गिट्टी छिटक रहा है, गिट्टी छिटक के अभी लगा हुआ है। हमारे ऊपर भी लगा है, राहगीरों पे भी लगता होगा। तो समस्या ये है कि इस तरह का जो है भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा, इसका उत्तरदायी कौन है? कैमरामैन जय सिंह के साथ रिंकू श्रीवास्तव, KTV न्यूज, वाराणसी। बड़ी पियरी स्थित बाबा श्री काल भैरव के वार्षिकोत्सव पर भव्य श्रृंगार किया गया। बड़ी पियरी स्थित श्री काल भैरव मंदिर में बाबा के भव्य वार्षिकोत्सव के अवसर पर अन्नकूट श्रृंगार व रुद्राक्ष श्रृंगार की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर एवं जय जयकार के बीच पूजन अर्चन किया गया। मंदिर के पुजारी महंत राजेश्वरानंद ने बताया कि यहाँ बाबा के पूजन अर्चन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया तथा सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी पियरी चौखंडी गिरी स्थित बाबा श्री काल भैरव का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक अन्नकूट महोत्सव एवं रुद्राक्ष श्रृंगार का आयोजन किया गया है। बाबा को आज 56 प्रकार के भोग का अर्पण करके भगवान को काशीवासियों के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। सायंकाल 8 बजे महाआरती का दिव्य आयोजन किया गया है। यह प्रसाद जो पियरी काल भैरव बाबा का है, यहाँ पर कोई रसीद नहीं कटता है और अन्नकूट श्रृंगार प्रसाद हर व्यक्ति को निःशुल्क प्राप्त किया जाता है। और कल आके व्यक्ति प्रातः काल से सायंकाल 6 बजे तक प्रसाद ले सकता है। बाबा काल भैरव काशी कोतवाल हैं। बाबा काल भैरव चरणों में प्रणाम करते हुए हम ऐसी कामना करते हैं, बाबा पूरे काशी पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखे। जय काल भैरव, ओम नमो नारायण, जय विष्णु। पति से परेशान महिला ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। थाना चौबेपुर की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थना पत्र के अनुसार पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2012 में पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद उसका पति रोजगार के सिलसिले में दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद उसके पति ने परिजनों से झूठ बोलकर काफी
पैसे उधार ले लिए और शहर में कार्य करते करते उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध हो गया, जबकि उस महिला का एक 3 साल का बच्चा भी है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति इस महिला को लेकर सारनाथ स्थित एक जगह पर किराए के मकान पर रह रहा है, जिस संदर्भ में सारनाथ पुलिस को सूचना दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे पीड़िता ने बताया कि उसका पति विगत 12 दिसंबर को शाम 4 बजे के आसपास कैंट स्थित एक होटल में उसको और उसके बच्चों को ले जाकर कुछ दिन तक रखा और उसकी बच्ची का गला दबाकर मारने की कोशिश की। क्या मामला है आज की आप लोगों ने क्या मामला? आज हम कमिश्नर साहब के यहाँ आए थे मिलने के लिए। आज हम लोग धरने पर बैठे थे। तो मामला यह था कि हमारा सगा छोटा भाई, आप हमारी माता जी हैं, आप हमारे पिताजी हैं, हमारा सगा छोटा भाई जो रोज़गार के सिलसिले में दिल्ली शहर गया हुआ था। दिल्ली जाने के बाद वो वहाँ नौकरी करता था। वहाँ हम लोगों से झूठ बोल करके पैसा लेना, ठगी करना, ये सब काम उसका जारी था। अब फिर पता चला कि वो किसी शादीशुदा महिला, जो कि एक बच्चे की माँ है, जिसका नाम शिवानी राजपूत है, उस एक बच्चे की माँ के साथ इसका नाजायज़ संबंध हो गया। तो हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो हम लोग वहाँ दिल्ली में गए, वहाँ पता किए, कन्फर्म हुआ, ये लोग पकड़े गए। पकड़ने के बाद हम लोगों ने जब इस बात का विरोध किया, पुलिस में कार्रवाई करने की बात कही, तो इन्होंने हाथ जोड़ने लगे कि नहीं, अब ऐसी गलती नहीं होगी। बाद में मामला किसी तरीके से समझा कि परिवार की बात है, मामला शांत हो जाए। उसके बाद इनको वहाँ से नौकरी से दोनों लोगों को हटा दिया गया, क्योंकि दोनों लोगों ने वहाँ इस तरीके का कृत्य किया था। उसके बाद ये बोले कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम कायदे से रहेंगे। उसके बाद ये महाराष्ट्र में, जो हमारा सगा छोटा भाई है, ये महाराष्ट्र में एक डकैती 19 करोड़ रुपए की डकैती किया था, जिसको कि आज वहाँ पर यहाँ शिरडी के पास से STF क्राइम ब्रांच वाले लोगों ने इसको पकड़ा। जब ये मारा पीटा गया, जब ये बंद हुआ, लगभग 6 महीने 7 महीने ये बंद रहा, तो हम लोगों को फ़ोन करके, चिट्ठी लिख करके किसी तरीके से छुड़ा दीजिए, अब आइंदा गलती नहीं होगी, बात कहने लगा। तो हम लोग उसको छुड़ाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसका परिवार का मुंह देख करके कि नहीं जाने दो, जो गलती सही हुई छुड़ा करके लाओ। हम 1 सवा 1.5 लाख रुपया लगा करके वहाँ से मैं छुड़ा करके लाया। यहाँ 8 महीने 9 महीने सन 2019 में ये रहा। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, बोला कि लॉकडाउन हो गया, समस्या है, फिर मैं जा रहा हूँ नौकरी करने, फिर वो गया, फिर उस महिला से इसका नाजायज़ संबंध हो गया। अब पता चला कि वो ला करके यहीं बेनीपुर पोखरा के पास किराए के मकान में वो रह रहा है। तो हम लोग को जानकारी हुई तो कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात किया, सारे प्रकरण की जानकारी दिया। वो बोले कि ठीक है, मैं कार्रवाई कराता हूँ। सारनाथ पुलिस एक्टिव हुई, उसको पकड़ कर लाई। जब पुलिस इसको बैठा ली, चालान करने के लिए तैयार हुई, तो यह बोला कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को ले जाऊँगा। तो ले जा कर के एक अवध होटल, कैंट रेलवे स्टेशन के पास अवध होटल है, उसी होटल में ले जा कर के 29/11 से ले कर के 11 तारीख तक, 11-12 तक इन लोगों को रखा। फिर शाम को रात लगभग 4 बजे, 3:30-4 बजे के लगभग, ये छोटी बच्ची है उसकी, जिसका नाम आस्था पाठक है, इसका तकिए से गला दबाने लगा। जब यह चिल्लाने लगी तो इसकी माताजी आई कि क्या कर रहे हैं, तो उसको मारा पीटा और इसका मंगलसूत्र छीन लिया। क्योंकि वह कहा कि अब इस मंगलसूत्र पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, अब यह मंगलसूत्र मैं उसको दूंगा। तो मैं माताजी छुड़ाने गई तो माताजी को भी मारा पीटा, चश्मा इनका तोड़ दिया। और उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन तुरंत 1090 पर फ़ोन किए लोग, पुलिस आई मौके, कमिश्नर साहब से मिले, गए वहाँ रोडवेज पुलिस चौकी पर। वहाँ के दरोगा जी इस तरीके से, ऐसा शब्द हम मीडिया के माध्यम से यह नहीं कहना चाहेंगे कोई भी शब्द, क्योंकि सब लोग सुनेंगे इस बात को, ऐसा शब्द से इसको नवाजा कि अब कुछ कहने की बात नहीं है। तब हम लोग थक हार करके फिर आज यहाँ आए थे हम लोग आत्मदाह करने के लिए, पूरे परिवार सहित मिल करके हम लोग आत्मदाह करने के लिए आए थे। ये शादी जो आप बता रहे हैं, वो पहले शादी उनकी हुई थी या लंबी शादी नहीं थी? पहले इनकी शादी हुई थी, उनकी एक बच्ची है 8 साल की, उनकी ये बच्ची, मतलब आप लोग की मर्जी से इनकी शादी हुई? हाँ। वो बात की जानकारी नहीं थी। जब हम लोग को मामला संज्ञान में आया तो हम लोग उच्च अधिकारियों को वो संज्ञान में दिया। अब हम लोग आज कमिश्नर साहब के आए थे। अपनी ओरिजिनल वाइफ को छोड़ दिया, किसी और के साथ रह रहा है। अब इसी बनारस शहर में ही रह रहा है। उसी महिला के साथ आप लोग आज जो है कमिश्नर साहब से मिलने आए थे? हम उसके परिजन आज हम लोग आकर के कमिश्नर साहब के यहाँ बैठे थे, तो वहाँ से बुलाया गया कि नहीं मामला क्या है, तो हम लोग गए, मामले की जानकारी दिए। तो कमिश्नर साहब ने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है कि ठोस कार्रवाई की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा विशाल गोष्ठी आयोजित की गई। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी क्षेत्र की एक विशाल गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस सभा की अध्यक्षता विवेकानंद सिन्हा क्षेत्रीय अध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा किया गया। साथ ही सभा का संचालन मनोज कुमार यादव द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय मंत्री द्वारा बताया गया कि विगत कई वर्षों से कर्मचारियों की सामूहिक मांगों को प्रबंध तंत्र द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय प्रबंध समिति द्वारा आंदोलन की नोटिस प्राप्त करा दिया गया है। उसी नोटिस के मांग पत्रों पर वार्ता के दौरान सहमति बनने के बाद भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का शासनादेश नहीं किया गया, जिसको लेकर कर्मचारियों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस सभा में मुख्य अतिथि गिरजाशंकर तिवारी, प्रांतीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश एवं गिरीश चंद्र मिश्र, प्रांतीय महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। ये रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने फैसला किया है कि पूरे प्रदेश में के प्रत्येक क्षेत्र में इस तरह की गोष्ठियां आयोजित की जानी हैं, जिसमें से आज बनारस क्षेत्र में ये गोष्ठी आयोजित की जा रही है। और इस गोष्ठी में मुख्य रूप से जो विचारणीय विषय हैं वो परिवहन निगम की समस्याओं और उनके निराकरण पर चर्चा, परिवहन निगम में कार्यरत प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी, चाहे वो नियमित हों, आउटसोर्स हों या संविदा के साथी हों, उन सभी कर्मचारी साथियों की समस्याओं पर चर्चा और उनके निराकरण के बारे में उपायों पर विचार, और साथ ही साथ परिवहन निगम की आय कैसे बढ़ाई जाए, इसका जो डीजल औसत है उसमें कैसे सुधार लाया जाए और यात्री जनता को कैसे और बेहतर सुविधाएं दी जा सकें, इस पर भी मुख्य रूप से चर्चा होनी है। कितनी मांगे हैं आप इस पर? इसमें मुख्य रूप से हमारी 18 सूत्रीय मांगे हैं, और जिसमें जैसे नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है, 18% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है राज्य कर्मचारियों से, जबकि इनकी ये लगातार 24 घंटे अहर्निश यात्री जनता की सेवा में रहते हैं। इसी प्रकार मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। कोविड काल में जो कर्मचारी मरे हैं उनके आश्रितों को भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है और कई वर्षों से उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। संविदा के जो साथी हैं, चालक परिचालक, उनके नियमितीकरण नहीं हो पा रहे हैं। 2001 तक के संविदा के चालकों परिचालकों और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण का शासनादेश राज्य सरकार ने कर रखा है, लेकिन 8 वर्ष बीत रहे हैं, उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। इस तरह से कई प्रमुख मांगे। आउटसोर्स कर्मचारी जो वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं उनके वेजेस को रिवाइज करने की बात है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के, और निगम की जो समस्याएं हैं, जैसे राष्ट्रीयकृत मार्गों को बढ़ाया जाना, यात्री कर की दरों को निजी बसों और परिवहन निगम की बसों में समानता स्थापित करना, उसके अलावा जो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बने हैं इनको राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया जाना, ये सब मांगे हैं आज के मांग पत्र और प्रस्ताव में रखी गई हैं। आज के चर्चा के मुख्य विषय ये हैं। 80 घाट पर लोक भारती काशी प्रांत की बैठक संपन्न हुई। 80 घाट पर लोक भारती काशी प्रांत की बैठक गंगा सेवा समिति 80 वाराणसी में की गई, जिसमें काशी प्रांत के संयोजक तथा 7 जिले से आए हुए लगभग 50 किसानों के साथ में गांव गंगा, प्रकृति, खेती, जल संचय, पौधरोपण एवं प्रदूषण से संबंधित विषयों पर वार्तालाप हुई एवं आगे की योजना पर विचार किया गया तथा इन विषय पर विस्तार से कार्य किए जाने पर विचार विमर्श हुआ। इसी कड़ी में अमित सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोक भारती की बैठक है, जिसमें काशी के क्षेत्र और विभिन्न जनपदों से किसान बंधु मौजूद हुए हैं। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल मुहिम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को बुलाया गया है और ये बैठक की जा रही है। वहीं इस दौरान काशी का नाम रोशन करने वाले किसान समाज सेवक श्री प्रकाश सिंह से केटीवी के संवाददाता रिंकू श्रीवास्तव ने खास बातचीत की और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। आज लोक भारती की ये बैठक है, जिसमें काशी क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से सभी किसान बंधु और वहाँ के लोकल फॉर वोकल की जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आज के समय में मुहिम चल रही है, उस संदर्भ में सारे सम्मानित किसान लोग यहाँ अपनी अपनी वहाँ के अपनी जो विशेष
खेती है जो बिना किसी रसायन और केमिकल द्वारा आज समाज में जिस हिसाब से दुगनी कर रहे हैं, उसके संदर्भ में यह एक संगोष्ठी रखी गई है। और उसके साथ साथ प्रकृति में हो रहे आज के जो परिवर्तन हो रहा है उस पर भी विशेष ध्यान रखते हुए उसको सुधार के लिए, जैसे गौ आधारित खेती, जैविक और प्राकृतिक खेती, प्लस जल संरक्षण की बात हो, प्रदूषण का बात हो, या आज के समय में अभी जैसे भाई साहब ने अभी विषय रखा था जल संरक्षण के समय कि आज के समय में जो नदी, तालाब, झील, कुएं सूखते जा रहे हैं और बड़े बड़े नदियों में आज जो जल संरक्षण के तौर पे एक श्वेत डॉल्फिन पाई जाती थी जो पूरी तरह से आज के समय में विलुप्त होती जा रही हैं। इन सब संदर्भ में हम लोगों ने इसको कैसे संरक्षित किया जाए, इसकी रक्षा सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, जिससे आने वाले समय में जो विशेष समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है उसको रोका जा सके और तभी हमारे देश का सही क्षेत्र में विकास हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खड़े इस समय 80 घाट पे और हमारे साथ हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत, नाम बताइए। श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, टड़िया जखनी वाराणसी का किसान हूँ और मैं 35-40 वर्षों से अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और किसानों को ट्रेनिंग देता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती करिए, जैविक खेती करिए, गोपालन करिए, फसल चक्र अपनाइए और अग्निहोत्र भी सुबह शाम मैं अपने खेतों में करवाता हूँ और पूरा भारत भ्रमण किया हूँ और हमें सौभाग्य मिला है एपीजे अब्दुल कलाम से 10,000 का सांत्वना पुरस्कार 2007 में मिला। 2009 में जो है प्रतिभा पाटिल जी से प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1 लाख रुपए का। प्रणब मुखर्जी जी हमारे फसलों को देखे, सराहना किए और कोविंद जी 2018 में हमको 5 दिन का मेहमान राष्ट्रपति भवन में बनाए थे। फिर 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 7.5 लाख रुपए का दिए। फिर IAS अकेडमी मैं गया 2018 बैच के 180 नए कलेक्टरों को भी 3 दिन का ट्रेनिंग दिया जैविक खेती पर और कृषि पर। तो कुल मिला जुला करके मैं अंतिम क्षण तक यही चाहता हूँ कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। देश हमारे लिए बहुत कुछ किया है तो मेरा भी धर्म बनता है कि देश के लिए कुछ करूँ। और प्रकृति में प्राकृतिक तरीके से बीज का उत्पादन होता है, प्रकृति ने हम मनुष्यों को बीज उपहार में दिया है, इसलिए मैं बीज दान महादान अभियान भी चला रहा हूँ। आज गंगा जी के किनारे लोग भारती का कार्यक्रम था, लखनऊ से लोग आए हैं, कई प्रांत के लोग, उसमें भी मैं बीज दान किया और देसी गुड़ बनवाया हूँ प्योर गन्ने का और सबको खिलाया और मोटा अनाज भी तैयार किया हूँ। माननीय मोदी जी ये अभियान चला रहे हैं, इससे किसानों की आमदनी 2 गुनी 3 गुनी होगी। लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि लोग आपसे जुड़े, खेतों से जुड़े, हरियाली से जुड़े, किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला रहे हैं? अब देखिए, जैसे हमारे पूर्वजों का जो परंपरा है उस विधि को मैं लोगों को बता रहा हूँ, लोग उस पर आ रहे हैं तो उनको लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य लाभ के लिए जैसे जो है आप गाय पाल लीजिए, गाय का सेवा कीजिए, सुबह उनका गोबर खेत में डालिए तो शारीरिक श्रम हो गया, चारा काटिए वो भी एक तरह से शारीरिक श्रम हो गया और प्राकृतिक अन्न खाइए। जो प्राण घातक बीमारियां फैल रही हैं उससे बचने का एकमात्र रास्ता है हम प्राकृतिक खेती करें और प्राकृतिक अन्न का उत्पादन करें और उसका प्रयोग करें। गुरुजी ये बताइए, कोरोना काल में भी आपने लोगों की बड़ी सेवा की है। जी, तो वो किस प्रकार आप इस एज में भी लोगों के साथ जुड़े रहे? कोरोना काल चल रहा था, क्या आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, हमको डर नहीं लग रहा था, इसलिए कि हम नियम संयम से रहते हैं और 5 फीट 7 फीट की दूरी बना करके मास्क लगा करके चलते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि जो मोदी जी कर रहे हैं दूरी बना करके रहिए, सुरक्षित रहिए, तो ये सब मैं बताता था। और जैसे फिटकरी के पानी का गरगरा मैं भी करता था, लोगों से करवाता था। और काढ़ा जो है तुलसी का, परजाता के का, भटकैया के शोर का, ये सब जो गांव में प्रचलित है काढ़ा, वो सब भी सेवन करवाता था जो है। तो हमारे गांव में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो है। अच्छा गुरुजी, एक सवाल जो है सारे लोगों के जहन में है कि आपको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, किसके किसके हाथों मिला है? हमें
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के तरफ से जो है ये कलाम साहब से 2007 में पुरस्कार मिला था 10,000 रुपए का, राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम साहब से। फिर 2009 में प्रतिभा पाटिल जी से 1 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 2013 में प्रणब मुखर्जी जी हमारे फसलों को जो है देखे थे, सराहना किए थे। 2018 में 5 दिन में राष्ट्रपति भवन में मेहमान था और 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला था। 2019 में आपके इनसे योगी जी से हमें किसान वैज्ञानिक का सम्मान और 25,000 रुपए का पुरस्कार मिला। तो ये सब जो पुरस्कार सहयोग राशि मिलता है, मैं उसका बीज दान महादान अभियान चलाता हूँ और किसानों को जागरूक करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। तो ये रहे श्री प्रकाश रघुवंशी जी। मैं रिंकू श्रीवास्तव, KTV न्यूज, वाराणसी। गौ माता राष्ट्रमाता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। सनातन धर्म में गाय की महत्ता बताते हुए उसे गौ माता का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों, वेदों, भगवत गीता में भी हमें गाय की महत्ता का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन आज तक गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया है। यही नहीं, अभी तक उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाए गए ताकि गोवध बंद हो सके। ये बातें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ माता राष्ट्र माता अभियान के तहत चलाए जा रहे जन जागरूकता आयोजन में कहा। हरिहर की भूमि काशी से गौ माता राष्ट्र माता अभियान की मांग बुलंद होने लगी है। डाफी स्थित ग्लोरियस एकेडमी में आयोजित इस अभियान को सफल बनाने के लिए शहर के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग जहां एक और इस अभियान का समर्थन दिया तो वहीं एक स्वर से इस अभियान को सिद्ध होने तक जुड़े रहने की बात भी दोहराई गई। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि गौ का अस्तित्व से ही ये भारत का अस्तित्व है और भारत के अस्तित्व से धर्म का और संपूर्ण विश्व का अस्तित्व है। तो गौ माता का जो अनादर हो रहा है या गौ हत्या हो रहा है, अन्य सरकारों से चली आ रही ये परंपरा, हम हिंदू राज्य में होने के बाद भी, हिंदू कहने के बाद भी जो हमारी माता है गौ माता, उनकी हत्या को रोक नहीं पा रहे हैं या सरकार उसको रोकने में विफल है और अपने देश में नहीं विदेश में गौ माता को तस्करी के लिए भेजा जा रहा है, जैसा कि अन्य न्यूज़पेपर और अन्य संसाधनों के माध्यम से जग जाहिर है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पधारे और उन्होंने आवाहन किया है, और आवाहन उनका क्या संपूर्ण भारत का होना चाहिए कि हमारी जो धरोहर गौ माता है उनकी रक्षा हो और एक बूंद भी उनका खून न गिरे और रक्षा हो सके, गौ हत्या बंद हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आगामी कार्यक्रमों की जानकारी के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में दिल्ली के DDA ग्राउंड में आवासीय टेंट सिटी के रूप में बसाए गए इंद्रप्रस्थ नगर में 7 से 10 दिसंबर को अपना 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन पूर्ण किया। राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतर्गत ही काशी प्रांत का प्रांत अधिवेशन भी आयोजित हुआ, जिसमें डॉ. सुचिता त्रिपाठी एवं अभय प्रताप सिंह को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के प्रांत अध्यक्ष एवं मंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सदस्यों ने बताया कि ABVP द्वारा 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष ABVP की सदस्यता 50,65,264 हो गई है। ABVP का ये ध्येय यात्रा अनेक वर्षों की देन है, जिसके दम पर आज ABVP ये विश्वव्यापी स्वरूप हम सबके समक्ष है। सभी विद्यार्थी परिषद तक पहुंचे, इसलिए ABVP जनवरी से परिसर चलो अभियान चलाएगी तथा ABVP के नेतृत्व में विद्यार्थी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित करेंगे। देखिए, अभी पिछले दिनों दिनांक 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली में संपन्न हुआ
हुआ है। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के निमित्त, उसमें जो प्रस्ताव अपने पारित हुए, उसमें जो अपनी गतिविधियां हुई, उसमें जो आने वाले समय में हम अभियान लेने वाले हैं उसकी जानकारी हेतु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। देखिए, इस पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से 10,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक दोनों रहे। और इसके साथ ही जो भारत के मित्र राष्ट्र जैसे नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ से भी विद्यार्थी और अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने इसमें शिरकत की। चूँकि ये विद्यार्थी परिषद का 75वां वर्ष चल रहा है, तो इस अधिवेशन में हमने कई नए प्रकार के प्रयोग भी किए, जिसमें जो हर वर्ष हम यशवंतराव केलकर जी के नाम पर एक युवा पुरस्कार देते थे, इस बार हमने 3 लोगों को वह युवा पुरस्कार दिया है, जिसमें श्री शरद विवेक सागर जी, डॉक्टर वैभव भंडारी जी और लहरी भाई पड़िया जी को इस उनके क्षेत्र में युवाओं के कल्याण हेतु उनके द्वारा किए गए कार्य में उसको हमने पुरस्कृत किया है। साथ ही इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान में भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया, और उन्होंने अपने जो उनके अनुभव रहे विद्यार्थी परिषद में कार्य करने के, उसको साझा करते हुए आने वाले समय में विद्यार्थी किस प्रकार से समाज के और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें, इसके लिए उन्होंने हम सभी का एक तरह से उत्साहवर्धन किया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने कुल 6 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें 4 प्रस्ताव जो थे वह कुछ मांगों को लेकर थे और 2 प्रस्ताव अभिनंदन प्रस्ताव थे। इसमें पहला प्रस्ताव था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जीवन परिसर के लिए उठाए जाएं ठोस कदम, कि हम देख रहे हैं कि परिसरों से विद्यार्थी दूर जा रहे हैं और एडमिशन लेने के बाद विद्यार्थी परिसर नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने अपील की है और हम भी इसको लेकर अभियान करेंगे कि विद्यार्थी भी परिसरों में आकर परिसर की जीवन शैली को समझें, परिसर के एक जो संस्कृति रहती है, परिसर का वातावरण रहता है, उसको समझें और व्यक्तित्व के विकास में अपने उसको योगदान की तरह लें। इसके साथ ही हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी वर्ष 2024 में वर्ष भर इस चीज़ को लेकर एक जीवन परिसर कैसे बनाया जाए, विद्यार्थी वापस परिसरों में कैसे आएँ और विद्यार्थियों का एक तरह से जो इंटरेस्ट है वो परिसर की शिक्षा में कैसे हो, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद भी अभियान चलाने वाला है। दूसरा, वैश्विक कल्याणकारी भारतीय कूटनीति की प्रशंसा करते हुए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें हम देखते हैं कि भारत ने वर्तमान में भारत की जो कूटनीति है वो विश्वमित्र की तरह भारत को एक तरह से सबके सामने प्रदर्शित कर रही है। भारतीय कूटनीति के माध्यम से ही हमने G20 की एक तरह से सफलतापूर्वक अध्यक्षता की। अभी तक का सबसे सफलतम G20 का आयोजन भारत ने किया। और इसके साथ ही जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, यानी कि पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, तो विश्व भर के हितों की रक्षा भारत करते हुए इस G20 समिट को भारत ने एक सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि विश्व में कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी समस्या होती है, तो भारत उन चुनिंदा देशों में से रहता है जो उनकी मदद करने के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ते हैं। हम देखें तुर्की, सीरिया जैसे देशों में भयानक भूकंप आया, वहाँ भारत ने अपनी तरफ से दवाइयाँ, सहायता, यहाँ तक कि बचाव दल भी भारत ने भेजा। तो यह सब कार्य भारत कर रहा है और इसका एकमात्र कारण यह है कि जो भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात हम हमेशा से सदियों से करते आ रहे हैं, वही अब परिलक्षित हो रही है और भारत की जो कूटनीति है वो वैश्विक रूप से कल्याणकारी साबित हो रही है। इसके साथ ही युवाओं की स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसको लेकर कदम शैक्षिक संस्थान भी उठाएं, सरकारें भी उठाएं, युवा खुद भी इसको लेकर सजग हों कि उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हानिकारक हैं, इसके साथ ही ऐसी कौन कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं जिससे उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एक तरह से ठीक रहे। तो इसको लेकर भी हमने एक प्रस्ताव दिया है। दूसरा, विवेकशील विकास हेतु पर्यावरण संतुलन आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में असंतुलन वर्तमान समय में कई जगह दुनिया भर में हमको देखने को मिल रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। परंतु यह सब कुछ क्यों हो रहा है? ये मानवीय गलती के कारण ही कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर होता है। भारत में भी हम देखते हैं कि पर्यावरण संतुलन और विकास में कहीं ना कहीं अभी भिन्नता आ रही है। हम जैसे देखते हैं कि देश भर में कभी केरल में भी हम देखते हैं कि भारी बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है या वहाँ भी भूस्खलन होता है। हम कर्नाटक जैसे एक विकसित बेंगलोर जैसे शहर में देखते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है एक दिन की बारिश में। हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर भूस्खलन होता है, पहाड़ टूटते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरणीय असंतुलन जो हो रहा है मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है। तो हमने यह प्रस्ताव पारित किया है कि ये जो विकास की जो एक भारतीय अवधारणा रही है
कि हम सभी के हित को, मतलब जितने भी जल जंगल जमीन जानवर जो भी हैं उन सभी को, उनके हित को देखते हुए ही अपना विकास करें। तो उसी अवधारणा पर कार्य करते हुए पर्यावरण का संतुलन बनाते हुए ही हम विकास को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही एक अभिनंदन के प्रस्ताव हमने पारित किए हैं, जिसमें राम मंदिर निर्माण, जो कि कई 100 वर्षों की, सदियों की एक तरह से संघर्ष के पश्चात राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने समस्त विद्यार्थी समाज को, समस्त युवाओं को भी आह्वान किया है कि दिनांक 22 जनवरी को जब यह प्रभु श्री राम लला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सभी विद्यालयों में और युवा जहाँ भी रहते हैं वह अब दीपोत्सव मनाएं। इसके साथ ही जो एक लंबी प्रतीक्षा के पश्चात नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की संसद ने पारित किया है, उसको भी लेकर हमने अभिनंदन किया है कि एक लंबे समय के बाद जो महिला शक्ति है भारत की, उसको अपने अधिकार के लिए जो इतने दिन से संघर्षरत थी, उनको ये परिलक्षित हो रहा है। तो इसके साथ ही इस वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 50 लाख सदस्यों की सदस्यता देश भर में की है। इसको भी लेकर हम सभी की सफलतापूर्वक हमने सदस्यता की और यह राष्ट्रीय अधिवेशन इसी तरह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें काशी प्रांत की भी एक नई कार्यकारिणी बनी, जिसमें मुझे प्रांत मंत्री के रूप में नवनिर्वाचित किया गया और डॉक्टर सुचिता त्रिपाठी, जो कि आर्य महिला पीजी कॉलेज में आचार्य के पद पर कार्यरत है, उनको पुनः प्रांत अध्यक्षा के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मलदैया स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर से निकाली गई भव्य पालकी शोभा यात्रा। बरेका में बनी सड़क 4 दिन में उखड़ी, सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। बड़ी पियरी स्थित श्री काल भैरव मंदिर के वार्षिकोत्सव पर बाबा का हुआ श्रृंगार। और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा विशाल गोष्ठी का हुआ आयोजन। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।